वास्तव बृजमोहन जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मानक जी, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र की जनता को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, महायुति की ओर से और एनडीए की ओर से नमन करती हुए उनको इसके लिए उन्होंने जो हम लोगों पे विश्वास किया है उसके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सुनिए बृजमोहन जी, मैं भी माफी चाहता हूं, रुकिए, मुझे भी आपको बधाई देनी चाहिए थी, जैसे मैंने बीजेपी को दी, प्रदीप जी को दी। आपने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, 41 सीटें आप जीते हैं, जो कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। आपने लड़ी थी 59 सीटें, 59 में से 41 बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट है। और लोकसभा चुनाव के झटके के बाद ऐसा पूरा टर्न अराउंड कर देना वाकई मानना पड़ेगा, काबिले तारीफ है। बोलिए बृजमोहन जी। ये इसीलिए हो पाया कि हम तीनों लोगों ने, महायुति के तीनों घटक दलों ने बहुत ही शक्ति के साथ एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ा। वहां हम लोगों ने चुनाव लड़ते समय कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि जो उम्मीदवार है वो किस हमारे घटक दल में से किस पार्टी का है। वहां हम लोग मान के चलते थे महायुति का उम्मीदवार है और इसके लिए हमको पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है। क्योंकि हम लोगों ने चुनाव, लोकसभा के चुनाव के बाद, मैंने आपके चैनल पे भी इस बात को कहा था कि लोकसभा के चुनाव के बाद हम लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि जब तक हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद नहीं बनेगा, जब तक सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। और इस बात को ध्यान में रखकर तीनों पार्टी के हमारे नेताओं ने पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे जाके हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन किए थे और उसमें हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। दिल्ली में, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी। सीएम कौन बनेगा बताइए, सस्पेंस मत बनाइए बृजमोहन जी, बता दीजिए कि अजीत दादा का विकल्प को अभी दावा हमने वापस नहीं लिया है। नहीं, मैं आपसे इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, महायुति का ही मुख्यमंत्री बनेगा और एक ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जो वो महाराष्ट्र को और भी ऊंचाइयों पर ले जा पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जनादेश हम लोगों को मिला है। अच्छा ठीक है, बहुत मेहनत करना होगी। अच्छा, लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के सारे नेता बैठेंगे तो बैठ के तय कर लेंगे। अच्छा, अजीत दादा का सुनिए ना, अजीत दादा का दावा मान लीजिए कमजोर हो गया, मैं इस तरह से पूछ लेता हूं। मान लीजिए 132 सीटें बीजेपी जीत रही है, 13 अदर्स है, उसमें से 5, 7, 10 और इधर आ गए तो अकेले बहुमत पर बीजेपी पहुंच रही है। अब कैसे आप मुख्यमंत्री पद पर दावा करेंगे? मान लीजिए फडणवीस जी बनेंगे। नहीं मानक भाई, मैं उसको दूसरे ढंग से कहता हूं। जब भी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तय होता है तो उसमें खाली विधायकों का संख्या बल ही महत्वपूर्ण नहीं होता। उस देश की राजनीतिक स्थिति क्या है और उस राजनीतिक स्थिति में कौन बेहतर होगा, इस पे भी फैसला लिया जाता है। तो पार्टी का नेतृत्व तो बहुत ही परिपक्व है, सारी चीजों को ध्यान में रख के फैसला। बृजमोहन जी, अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू आर अ टफ नट टू क्रैक। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे कोई हेडलाइन यहां पर नहीं देंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं अगला सवाल पूछता हूं। अगला सवाल यह है कि क्या शरद गुट के साथ कोई समझौते की संभावना अभी बरकरार है? अब तो आपने साबित कर दिया ना कि आप उत्तराधिकारी हैं, मतलब अजीत दादा शरद पवार के असली उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि लोकसभा सांसद उनके पास है, आपके पास विधायक है। सोचिए दोनों मिल गए तो कितनी मजबूत बनेगी एनसीपी। इस मामले कितने गलत टाइम पर आपका ऑडियो चला गया बृजमोहन जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको कोई संभावना शीतल जी दिखाई देती है इसकी, शरद गुट और